सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आप मैथ फंक्शंस की प्रॉब्लम कर रहे थे तो उसी में कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं। ये एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। ये दिया है log ऑफ x बेस a ग्रेटर दैन log ऑफ y बेस a, तो x लेस दैन y होगा यदि x लेस दैन y कब होगा। अब बेस ए दे रखा है, ऑप्शंस में बेस के बारे में दे रखा है, बेस पॉजिटिव है या बेस नेगेटिव है। बेस के बारे में पूछा है कि बेस एक से बड़ा है या एक से छोटा और पॉजिटिव है। तो आप देखें दोनों ग्राफ आप जानते हैं, आपने ग्राफ बनाए थे। वैसे तो ग्राफ की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही बता सकते हैं। एक्स वाई से छोटा है लेकिन log ऑफ एक्स log वाई से बड़ा है, यानी कि डिक्रीजिंग दे रखा है, तो बेस कैसा होगा, एक से छोटा होगा। एक से छोटा होगा तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। और ग्राफ से देख सकते हैं आप, ये 1,0 ये y बराबर log ऑफ x का ग्राफ है जबकि आधार एक से बड़ा है। आधार एक से बड़ा है तो x के बड़े मान के लिए log का मान भी बड़ा होता है, और जब आधार एक से छोटा होता है तब इस तरह से ग्राफ चलता है आपका। यानी x के बड़े मान के लिए फंक्शन का मान छोटा होता है और x के छोटे मान के लिए फंक्शन का मान बड़ा होता है। यहाँ दे रखा है x लेस देन y और log ऑफ x log ऑफ y से ग्रेटर है। इसका मतलब सेकंड वाला ग्राफ काम होगा। बाकी बिना ग्राफ के आप बता सकते हैं, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। आधार अगर एक से बड़ा हो तो x के बड़े मान के लिए log फलन का मान बड़ा होता है, और आधार अगर एक से छोटा हो तो x के बड़े मान के लिए log का मान छोटा और x के छोटे मान के लिए log का मान बड़ा। तो सीधे परिभाषा से ही कह सकते थे आप, थर्ड ऑप्शन है। और जब परिभाषा जैसे याद नहीं है, ग्राफ याद है, तो ग्राफ को देख के बता सकते हैं। ये ग्राफ बताता है कि x के बड़े मान के लिए फंक्शन का मान बड़ा है, और ये बताता है कि x के बड़े मान के लिए फंक्शन का मान छोटा है। यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो ये क्वेश्चन की बात हुई। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉग के कुछ फार्मूले और यहाँ यूज होंगे। लॉग के फार्मूले वैसे उम्मीद है सभी को याद होंगे, फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले तो लॉग की डेफिनेशन की बात करते हैं। कल अपन ने देख लिया था, वो सारे फार्मूले इसी से प्रूफ होते हैं। यदि a टू दी पावर x बराबर n हो तब log ऑफ n बेस a बराबर x। बेस जैसा कि आपको याद है हमेशा पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1। इसकी सहायता से ये आप देख सकते हैं उपयोगी सूत्र। जिन लोगों को ये याद नहीं है फॉर्मूले, वो सब इनको प्रूफ भी करेंगे घर पर। ए की डेफिनेशन है अपने पास, यदि a टू दी पावर x बराबर n हो तब log ऑफ n बेस a बराबर x। नंबर 1, log ऑफ 1 बेस a बराबर 0। सेकंड, log a बेस a बराबर 1। थर्ड, log ऑफ a बेस 1 अपॉन a बराबर -1, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, log ऑफ 1 अपॉन a बेस a इक्वल टू -1। किसी भी संख्या का log उसी बेस पर 1 के बराबर होता है। log ऑफ mn बेस a बराबर log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। log ऑफ m अपॉन n बेस a बराबर log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a। सिक्स्थ, log ऑफ m टू दी पावर n बेस a बराबर n
log ऑफ m बेस a। बिल्कुल बेसिक फार्मूले, और सभी फार्मूले आपकी जो 9-10 की बुक्स हैं उसमें दे रखे होते हैं और प्रूफ ही किए होते हैं। जिन लोगों को याद नहीं है वो प्रूफ करेंगे। फिर बेस चेंज फार्मूले आते हैं, log ऑफ a बेस b इंटू log ऑफ b बेस a बराबर 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ a बेस b बराबर 1 अपॉन log ऑफ b बेस a। रिवर्स भी लिख सकते थे, log ऑफ v बेस a बराबर 1 अपॉन log ऑफ a बेस b। log ऑफ m बेस a बराबर, बेस चेंज करना है यहाँ भी, log ऑफ m बेस b इंटू log ऑफ b बेस a, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ m बेस a बराबर log ऑफ m बेस b अपॉन log ऑफ a बेस b। ये जो 7th नंबर पे लिखा है उसको यूज करके लिख दिया। एक और, log ऑफ m बेस a टू दी पावर n, दिस इक्वल टू 1 अपॉन n log ऑफ m बेस a। दोबारा से, log ऑफ m बेस a टू दी पावर n बराबर 1 अपॉन n log ऑफ m बेस a। तो ये सारे फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं। अभी लॉग वाले क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। आपने लास्ट में लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा था, तो उस पर आधारित जो एग्जाम वाले क्वेश्चंस थे वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से एक क्वेश्चन अभी किया, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, फलन एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बेस 10 का प्रांत है। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स इज। अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो प्रांत के लिए क्या लिखेंगे आप, x सच दैट एक्सप्रेशन इन द स्क्वायर रूट शुड बी नॉन नेगेटिव, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा है, x प्लस 2 नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 0 या 0 से बड़ा होगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, log ऑफ 1 माइनस एक्स। तो log 1 माइनस एक्स 0 कब होगा, जब 1 माइनस एक्स 1 होगा। तो ये भी लिख दें अपन, 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 हो गया तो क्या होगा, log 1 0 होता है, और साथ साथ log का जो प्रांत है वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। log ऑफ x का प्रांत क्या होता है, x पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे आप 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर log ऑफ समथिंग जो लिख रहे हैं आप, अगर समथिंग पॉजिटिव नहीं है तो परिभाषित ही नहीं होगा। आपने पढ़ा है अभी log x का प्रांत क्या होता है, r प्लस धनात्मक संख्याएं। तो जो जिस संख्या का log लिया हुआ है वो धनात्मक होना चाहिए और 1 के अलावा होना चाहिए। तो बस यहीं लिख देते हैं आप, x सच दैट, अब ये तो कह रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होना चाहिए। ये कह रहा है x 0 नहीं होना चाहिए, और ये वाली आशंका कहती है x शुड बी लेस देन 1। अब ये 3 रिलेशन है आपके पास, x -2 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा और 0 के अलावा। तो यही अपन इंटरवल बना देते हैं। पहले लिखते हैं -2 से बड़ा, 1 से छोटा तो 1 से छोटा, और -0, तो ये आपका प्रांत आ गया। दोबारा से, -2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, वही लिखा है आपने। ये कह रहा है 1 से छोटा होना चाहिए, वही लिखा है। 1 से छोटे में 0 भी आ गया, 0 नहीं होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए, तो 0 घटा दिया। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं आप। इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 to 0 और यूनियन 0 to 1। अब जिस तरह से भी लिखा होगा ऑप्शन में वही आंसर लिख देंगे। आपको ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ, सेकंड ऑप्शन -2 to 0 एंड 0 to 1, तो ये वाला आपका आंसर आ गया। दोबारा से देख सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फलन दे रखा है f(x) बराबर
अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बेस 10। तो दो फंक्शन है, एक ऊपर फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और नीचे दे रखा है जी एक्स। अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का प्रांत निकालना हो तो दोनों के अलग अलग प्रांत निकालते हैं और कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं। तो न्यूमिनेटर में जो था उसका प्रांत तो आ गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, डिनोमिनेटर में था उसका प्रांत आ गया एक्स लेस देन 1 बट नॉट इक्वल टू 0। तो तीनों का कॉमन आपने लेके देखा तो -2 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय आएगा, जिसमें -2 सम्मिलित है, 1 सम्मिलित नहीं है और 0 नहीं होगा, तो वही आपने लिख दिया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फिर दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। log ऑफ x माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 बेस 2 के हलों की संख्या है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन log ऑफ x माइनस 1 बेस 4 दिस इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 बेस 2। गिवन इक्वेशन लिख देते हैं आप। गिवन इक्वेशन दी समीकरण log ऑफ x माइनस 1 बेस 4 को लिख दिया आपने 2 स्क्वायर दिस इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 बेस 2। क्या दे रखा था लेफ्ट हैंड साइड में? log ऑफ x माइनस 1 बेस 4 को आपने 2 स्क्वायर लिख दिया। और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फार्मूला लिखा था, जिन लोगों को याद नहीं है वो इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे। log ऑफ x बेस a टू दी पावर m बराबर होता है 1/m log ऑफ x बेस a, वहाँ mn लिख दिया था। log ऑफ x बेस a टू दी पावर m बराबर 1/m log ऑफ x a। हाँ, तो यहाँ आपने फिर क्या लिखेंगे आप इसे? ये हो गया 1/2 log ऑफ x माइनस 1 बेस 2 और ये हो गया log ऑफ x माइनस 3 बेस 2। इसको लिख दिया फिर आपने log ऑफ x माइनस 1 बेस 2 बराबर 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 3 बेस 2। a log ऑफ v log b टू दी पावर a होता है, तो यहाँ स्क्वायर साइड आ जाएगा। ये बराबर आप लिख सकते हैं इसे log ऑफ x माइनस 1 बराबर log ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर, बेस वही सेम रहेगा आपका। ये आ गया। अब यहाँ से एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 1 बराबर x माइनस 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 7x प्लस 9 और प्लस 1 10 बराबर 0। इसके फैक्टर्स किए आपने x माइनस 2 x माइनस 5 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 और 5। अब x की दो वैल्यू जाई, लेकिन जब इस तरह के फंक्शन होते हैं कि जिनमें प्रांत सारे रियल नंबर नहीं होते तो उनमें आप इक्वेशंस को चेक करना होता है। log ऑफ समथिंग दे रखा है आपको इक्वेशन में और log ऑफ x का प्रांत होता है r प्लस, तो यहाँ आ तो सारे पॉजिटिव रहे लेकिन वहाँ log x नहीं था, x माइनस 1 x माइनस 3 दे रखा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब x बराबर 2 रखते हैं आप। x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है ज़रा चेक करें। log ऑफ 2 माइनस 1 1 हो गया, तो log 1 0 हो गया। और राइट हैंड साइड देखें क्या आ रहा है। राइट हैंड साइड x बराबर 2 पर log ऑफ -1 आ जाएगा। log ऑफ -1 ये तो संभव ही नहीं है, इमेजिनरी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये x बराबर 2 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। Therefore लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। अब x बराबर 5 रखते हैं आप। यहाँ 5 लिखेंगे अपनी इक्वेशन में। 5 माइनस 1 4 log ऑफ 4 बेस 4 1 हो गया। यहाँ 5 लिखेंगे log ऑफ 5 माइनस 3 2 log 2 बेस 2, ये भी 1 हो गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए दी समीकरण के हलों की संख्या, चूँकि x बराबर 5 दी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट करता है, इसलिए हलों की संख्या 1 है।
ये जो रेड इंक से लिखा है ये अपना क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। मनी मन में आप सोच रहे हैं x बराबर 5 आपने रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, x बराबर 2 से नहीं आ रहा। इसका मतलब गिवन इक्वेशंस के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो 1 है। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 47, यदि log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.3 लेस देन log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.09 तो x किस अंतराल में स्थित है? इफ़ log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.3 लेस देन log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.09 देन x लाइज इन द इंटरवल। x किस इंटरवल में है वो देखना है आपको। बेस वाली क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है। सिंस गिवन इक्वेशन log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.3 लेस देन log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.09 0.3 का स्क्वायर है तो वही लिख लेते हैं 0.3 होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख दिया फिर आपने? वही पहले वाला फार्मूला यूज कर लिया, log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.3 लेस देन 1/2 log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.3। अब 1/2 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया आपके पास? 2 log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.3 लेस देन log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.3। और इसको लिखा आपने log ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन log ऑफ x माइनस 1 बेस 0.3 रहेगा सेम। अब बेस जब 1 से छोटा हो तब x के छोटे मानों के लिए फंक्शन का मान बड़ा होता है। तो अब यहाँ एंटी लॉग लेंगे, जब क्या आएगा? एंटी लॉग लेने पर आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन x माइनस 1। एक ही साइड में शिफ्ट कर लिया आपने, x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। और ये फिर दुघातिया सम का काम में ले ली, x इज़ लेस देन 1 या x ग्रेटर देन 2। ये इंटरवल आया x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2। लेस देन 1 जैसे 1/2 होता तो लेस देन 1 अगर यहाँ रखते हैं 1 से छोटा रखते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। जब इक्वेशन सॉल्व करना शुरू किया था वहीं पे आपको ये कंडीशन लेनी है कि x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्यों? अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो इक्वेशन फॉर्म ही नहीं होगी। log ऑफ x का प्रांत क्या है? log ऑफ x का प्रांत है पॉजिटिव रियल नंबर r प्लस। तो x के स्थान पर यहाँ क्या है? x माइनस 1, तो x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कर दिया। तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि लेस देन 1 वाला जो आंसर है ये नहीं होगा। तो देयरफॉर आंसर क्या है हुआ? तो देयरफॉर फलन का प्रांत या x बिलोंग्स टू इन्फिनिट। ये पूछा है x किस अंतराल में होगा? x 2 से ग्रेटर होना चाहिए क्योंकि x 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? फोर्थ आंसर आ गया। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो ये फार्मूला यूज हो रहा है उसको एक बार मैं प्रूफ कर देता हूँ। अभी कौन सा फार्मूला लिखा था आपने? ये लिखा था log ऑफ x बेस a टू दी पावर m बराबर 1/m log ऑफ x बेस a। और फार्मूले तो लगभग याद रहते हैं, ये फार्मूला नहीं है लेकिन उस पर रिजल्ट है तो अपन फार्मूले की तरह काम में लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए देखते हैं। सिंस log ऑफ x बेस a टू दी पावर m, इसको लिख सकते हैं आप 1/log ऑफ a टू दी पावर m बेस x। ये क्यों लिख दिया आपने? ये आपके पास बहुत पॉपुलर फार्मूला है, वो आप सब जानते हैं, याद है सभी को। log ऑफ a बेस b बराबर 1/log ऑफ b बेस a। ये सब जिनको याद नहीं है सबको प्रूफ करना है। प्रूफ नहीं हो तो फिर मुझे मैसेज करना है, तो अगली क्लास में फिर प्रूफ कर लेंगे। हाँ, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज log ऑफ x बेस a टू दी पावर m, ये बराबर हो गया 1/m
log of a base x और दिस इम्प्लाइज log of x बेस a टू दी पावर m। ये 1/m ऐसे रहने दिया और इसी को दोबारा यूज कर लिया, तो ये आ गया log of x बेस a। फाइनली जो आपको प्रूफ करना था, एक 2 स्टेप में आपके पास प्रूफ हो गया। तो आप आगे से लर्न करके रखेंगे, यूजफुल फार्मूला है, यूज हो जाता है। log x बेस a टू दी पावर m बराबर 1/m log of x बेस a। बेस पर जो प्रतिबंध हैं शुरू से बता रखे हैं वो लागू होंगे ही होंगे। अब आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया, फलन f(x) बराबर log of x + 3 बेस 2/x² + 3x + 2। इसका प्रांत पूछा है, तो वही सेम पैटर्न जैसे आप करते हैं। प्रांत डोमेन x सच दैट log of समथिंग, वो समथिंग कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, x + 3 > 0। ये क्यों लिख लेते हैं आप, ये इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि log of x का प्रांत आपको पता है r प्लस होता है। अब x के स्थान पर x + 3 लिखा है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, x + 3 > 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x² + 3x + 2 नॉट इक्वल टू 0। ये दिस इक्वल टू x सच दैट x > -3 और इसके फैक्टर हो गए x + 1 x + 2 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 1 और ये नहीं होना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं -3 से ग्रेटर। और -3 से ग्रेटर कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, इन्फाइनाइट की ओर माइनस। लेकिन ये वाले सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, x + 1 भी 0 नहीं होना चाहिए, x + 2 भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि -1 और -2 ये हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आ रहा है, 4th ऑप्शन आ गया, -3 टू इन्फाइनाइट एक्सक्लूडिंग -1 एंड -2, ये हो गया। हाँ, अभी तक जो क्वेश्चंस हुए थे वो एग्जाम वाले क्वेश्चंस थे। अब ये प्रॉब्लम लिख दिया है मैंने। प्रॉब्लम क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये जो आप लोगों के मैसेज आए थे उनमें से मैंने क्वेश्चन छाँटे। हो सकता है कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप दोबारा मैसेज कर देंगे। तो f(x) बराबर x³ + x/x² + mod of x, इसका प्रांत है। तो प्रांत तो आप जानते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। फिर प्रांत पहले तो न्यूमरेटर की बात करते हैं, x³ + x, ये तो सभी x के लिए संभव है, सारे रियल नंबर के लिए। बस नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो इसी को हटा देते हैं अपन। r - x सच दैट x² + mod of x बराबर 0, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से वो वाले x घटाने होंगे जहाँ डिनोमिनेटर 0 है। और ये 0 कहाँ है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकते, तो सिर्फ 0 पर ही 0 होंगे, तो बस 0 ही हटा देंगे आप इसमें से। तो r - 0 यानी कि r0। ये शुरुआत में जब पढ़ाना शुरू किया था प्रांत पर सर, उसी समय ये मैसेज आ गया था। कई बार मैसेज में साथ साथ देख लेता हूँ, अदरवाइज़ कई बार कई दिनों में नंबर आता है पर देखता सारे हूँ, है ना, पर वो कई बार ज़्यादा दिनों में नंबर आता है। और फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैसेज आए आपके साथ साथ लिख लूँ। कई बार छूट जाते हैं, ऐसी जगह देख रहा होता हूँ कि लिखने के लिए पेपर नहीं है, पेन तो रहता है मेरे पास हमेशा, तो वो छूट जाता है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ पेन पेपर दोनों रखने की, तो कोई क्वेश्चन अगर आपका छूट जाता है तो वो दोबारा पूछ लेंगे आप। हाँ, एक और जो अपन ने एग्जाम्पल किए थे उसमें एग्जाम्पल नंबर 34 आया था, मुझे अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन 34 आप में से मैसेज किया था किसी ने, उसमें सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ। उसमें जैसे इसी तरह था a/b, a/b पॉजिटिव होगा, तो a/b पॉजिटिव कब होगा, जब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हो या नेगेटिव अपॉन नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव लेके तो सॉल्व कर लिया, लेकिन वो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव लेके सॉल्व नहीं किया। और उसमें मज़े की बात ये रही कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव से जो सॉल्व होके आ रहा था वो भी ऑप्शन दे रखा था, और जो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव से आ रहा है दोनों कंबाइन करने थे वो भी ऑप्शन दे रखा था। तो अपन उस एग्जाम्पल 34 अब मुझे याद नहीं है, वो निकालना पड़ेगा इसमें से। अगर अभी मिल गया तो अभी करूँगा, और अदरवाइज़ फिर अगली क्लास में मैं कर दूँगा। एग्जाम्पल 34 है जो फंक्शन वाले चैप्टर के साथ पढ़ा है, तो वो आप सब भी कर सकते हैं। उसमें अंश और हर दोनों को नेगेटिव वाला केस और लेना पड़ेगा, वो जोड़ना पड़ेगा।
हाँ, तो ये क्वेश्चन जो आपने लिखे थे, कुछ क्वेश्चंस और हैं तो वो मैं लिख के लाया हूँ, वो मैं आपको बताता। एक क्वेश्चन आपने भेजा है, क्वेश्चन नंबर 50 डाल देता हूँ। फलन एफ एक्स बराबर कॉस ऑफ मॉड एक्स का परसर जबकि x वेरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो देखने में ऐसा लगता है कि टिपिकल हो गया, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। पहले बॉक्स ऑफ x की वैल्यू लिख लें आप। पाई कितना होता है? पाई 3.14। 3.14 का आधा कितना हो गया? 1 और 2 के बीच में। पाई आपका 3 और 4 के बीच में है, तो आपका π/2 कितना हो जाएगा? 1 और 2 के बीच में हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप 22/7 और इसमें 1/2 कर दें तो ये 11/7 आ जाता है। 1 से तो बड़ा है, 2 से छोटा है। तो बॉक्स ऑफ π/2, बॉक्स ऑफ π/2 कितना आएगा? 1 आएगा। और बॉक्स ऑफ -π/2 ये कितना आएगा? ये -2 आएगा। या मैं अलग से यहाँ लिख देते हैं, बॉक्स ऑफ x जब x की वैल्यू -π/2 से ग्रेटर और -1 से स्मॉलर है, तब ये कितना आएगा? ये -2 आ जाएगा। और जब -1 या -1 से ग्रेटर लेकिन 0 से स्मॉलर है, तब ये -1 आ जाएगा। 0 या 0 से ग्रेटर लेकिन 1 से स्मॉलर है, तब ये 1 आ जाएगा, 0 आएगा। और जब 1 या 1 से ग्रेटर लेकिन π/2 और π/2 से स्मॉलर है, तब ये 1 आ जाएगा। तो पहले तो इसमें देखें कोई कन्फ्यूजन हो तो। -π/2 अगर अपन रियल लाइन की बात करें, ये रियल लाइन ले लें, ये ओरिजिन, ये 1, ये -1, ये 2 और ये -2। अब π/2 कहाँ होगा? π/2 अभी देख रहे थे अपन, ये कहीं यहाँ आएगा, ये π/2 आएगा। इसी तरह -π/2 यहाँ आएगा। तो -π/2 कैसा है? -2 से ग्रेटर है और -1 से स्मॉलर है, इसलिए बॉक्स ऑफ x बराबर -2 आएगा इस इंटरवल में। और फिर -1 से 0 के बीच में बॉक्स ऑफ x -1 आ जाएगा। 0 या 0 से ग्रेटर, तब ये 0 आ जाएगा। 1 या 1 से ग्रेटर लेकिन π/2 या π/2 से स्मॉलर, तब 1 आ जाएगा। तो आपसे परसर पूछा है, तो आप देखें बॉक्स ऑफ x की वैल्यू इस इंटरवल में क्या क्या हो जाएगी? -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, 1 होगी। तो देयरफॉर परसर, इसलिए एफ एक्स का परसर रेंज, जो जो वैल्यू आएंगी वो लिखते जाते हैं। पहले लिख दिया आपने कॉस ऑफ -2, फिर लिख दिया आपने कॉस ऑफ -1, ये बॉक्स के अंदर है। कॉस ऑफ -2, अब बॉक्स तो फ्री हो गया, तो ये कॉस ऑफ -2, कॉस ऑफ -1, कॉस ऑफ 0 और कॉस ऑफ 1, ये आई वैल्यूज आपकी। कॉस -2 कॉस 2 के बराबर हो जाएगा, कॉस -1 और कॉस 1 बराबर होंगे और कॉस 0 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली हो गया आपके पास कॉस 2, कॉस 1 और ये 1। वो कॉस 1 वही कॉस -1 दोनों बराबर हैं, तो ये इसका परसर आया। तो सिर्फ बॉक्स ऑफ एक्स की डेफिनेशन की बात है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो भी आप लोगों ने पूछा है, तो ये इसके परसर की बात हो गई। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी ने पूछा है इस एफ एक्स का प्रतिलोम बताइए। अभी प्रतिलोम फंक्शन अपन पढ़ने वाले हैं। वहाँ लिखा है एफ एक्स बराबर e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x प्लस 2, इसका प्रतिलोम पूछा है। तो प्रतिलोम अभी आने वाले हैं तब करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन लेता हूँ। फलन f -2 to 2r ये दे रखा है। जहाँ एफ एक्स बराबर -1 when -2 is less than x less than equal to 0 और ये x -1 जब 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2 हो, तब एक समुच्चय दे दिया आपको
x such that x belongs to -2 to 0 and f of mod x बराबर x, ये पूछा है। ये समझ से क्या होगा, यानी समझ में अभी अब कौन कौन से आएंगे ये आपको देखने हैं इसमें। तो देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू -2 to 0, -2 to 0 है, तब एफ एक्स किसके बराबर दे रखा है आपको, -1 के बराबर दे रखा है। सिंस f ऑफ mod x बराबर x, इसका मतलब ये f ऑफ mod x लिखेंगे तो x का मान कहाँ है, -2 और 0 के बीच में है, तो वो -1 आएगा। और जब मॉडुलस लिख दिया तो पॉजिटिव हो गया ये, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ गया x का मान जब -2 से 0 के बीच में है, और mod ऑफ x लिख दिया तो वो 0 और 2 के बीच में हो गया। और 0 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो ये तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया x -1। दोबारा से देखें, अगर आपको इस इंटरवल में एफ एक्स लिखना होता तो वो -1 आता, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है, mod ऑफ x है। mod ऑफ x है, यानी कि मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, वैसे वही क्लियर है, -2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 0, तब mod ऑफ x क्या हो जाएगा, mod ऑफ x 0 और 2 के बीच में हो जाएगा। और 0 और 2 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x -1 है। 0 पर दोनों से वैल्यू बराबर आ रही है, तो 0 पर यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया है। और क्योंकि x बराबर 0 पर वैल्यू -1 ऊपर से भी है और अगर यहाँ से लेंगे तब भी है, तो एक ही बात है ये। अब x का मान कितना है आपका, x इंटरवल में है आपके, x आपका क्या है, ये -2 से 0 के बीच में, तो ये -1 हुआ। दिस इम्प्लाइज x बराबर 0 आ गया, यानी एक ही वैल्यू रही। अब आप यहाँ सेटिस्फाई करा के देख लो इक्वेशन को, आप इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे, mod ऑफ 0 0, f0 कितना आ रहा है, -1। और यहाँ जब x के लिए आपने 0 लिखा तो यही डेफिनेशन काम आएगी, -1, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया है इसका, तो हल समुच्चय क्या आएगा, देयरफॉर अभिष्ट समुच्चय रिक्वायर्ड सेट क्या हो गया, उसमें एक एलिमेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया। एक और लेते हैं, फलन एफ एक्स बराबर x³ का प्रांत और परसर, ये भी जब आप पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था क्वेश्चन। तो एफ एक्स, अब x प्रांत कहाँ से लेते हैं अपन, वास्तविक संख्याओं के समझ से, तो x का कोई भी मान रख दें आप इसमें, उसका क्यूब निकाल सकते हैं। तो प्रांत तो क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा R, और परसर कितना आ जाएगा, परसर भी R। अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो x³ भी पॉजिटिव होगा, x अगर नेगेटिव है तब x³ भी नेगेटिव आएगा। और अगर इसका आप ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ किस तरह से बनता है, x बराबर 0 पर तो 0 रहेगा, और जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ जाता है। और ये 0 पर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, नति परिवर्तन बिंदु आता है। ये अपने सिलेबस में नहीं है तो आप इसको लर्न करके रखेंगे। यानी कि जो y बराबर x³ का ग्राफ है, ये x अक्ष को ओरिजिन पे स्पर्श कर रहा है। सामान्यतः ग्राफ अगर कोई लाइन का आधा ऊपर आधा नीचे होता है तो वो कट कर रहा होता है, लेकिन y बराबर x³ का ग्राफ ऐसा है, ये x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ऊपर वाला हिस्सा भी नीचे वाला हिस्सा भी। तो ऐसा बिंदु अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु। वो अपने सिलेबस में नहीं है तो इसलिए अपन उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ते हैं, बस जानकारी बतौर। x पॉजिटिव है तो x³ भी पॉजिटिव, x नेगेटिव है तो x³ भी नेगेटिव। x का मान बढ़ाते हैं फंक्शन का मान बढ़ता जाता है, और x का मान घटाते हैं तो फंक्शन का मान घटता जाता है। थ्रू आउट इंक्रीजिंग है ये।
एक और क्वेश्चन पूछा था, उसमें जब अपन y बराबर 1/x और वो ग्राफ पढ़ा रहे थे, भाई जो प्रांत परसर बताए थे, तभी किसी ने पूछा था y/1/x-1 का ग्राफ आलेख। y बराबर 1/x का ग्राफ बनाया था जब अपन प्रांत परसर पढ़ रहे थे, छोटे क्वेश्चन ले रहे थे, तो y बराबर 1/x भी लिया था, y बराबर 1/x-1 भी लिया था। आपने y बराबर 1/x का ग्राफ तो बना लिया था। y बराबर 1/x का ग्राफ ये था, उसी को देख के अपन इसका ग्राफ बना देते। ये y बराबर 1/x का ग्राफ था। y बराबर 1/x दो चीज़ें थी, x अगर पॉजिटिव होगा तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, यानी x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा, यानी x और y दोनों नेगेटिव होंगे। यानी कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ग्राफ या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। और साथ साथ आपने ये देखा कि x का मान अगर बढ़ रहा है, x के बड़े मानों के लिए 1/x छोटा होता है, x के छोटे मानों के लिए 1/x बड़ा होता है। तो ऊपर से नीचे, x के छोटे मान जैसे 0 की तरफ, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। और जैसा यहाँ बन रहा है वैसा ही ये थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। अभी अपन सम विषम पढ़ने वाले हैं, तो ये विषम फलन है। विषम फलन विपरीत क्वाड्रेंट में, अपोजिट चतुर्थांश में ये कैसा होता है, सम्मित होता है। तो वो सम विषम अभी पढ़ेंगे थोड़े 1-2 दिनों में, तो अपन इसकी और डिटेल में विषम वाली देख लेंगे। और इसके साथ साथ अपन इस तरह से भी पढ़ने वाले हैं, ये लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि f(x) का अगर ग्राफ दे रखा है तो f(x + a) का ग्राफ क्या आएगा, f(x - a) का ग्राफ कैसे बनेगा, f(ax) का ग्राफ कैसे बनेगा, a × f(x) का ग्राफ कैसे बनेगा, f(x/a) का ग्राफ कैसे बनेगा। तो अब जनरल पढ़ेंगे सारा, तो अभी मैं इसी का बता देता हूँ। जब y बराबर 1/x की बात कर रहे थे तो x बराबर 0 पर इसका मान विद्यमान नहीं था, इसलिए ये जो x बराबर 0 लाइन है, x बराबर 0 लाइन कौन सी होती है, y अक्ष, इसको ये स्पर्श नहीं कर रहा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वहाँ क्या है, वहाँ x बराबर x के स्थान पर 1/x है, तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे पहले बना दिया है आपने। ये x बराबर 0 पर विद्यमान नहीं था, ये किस पर विद्यमान नहीं है, ये x बराबर 1 पर विद्यमान नहीं है। तो x बराबर 1 अपन लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये x बराबर 1 हो गया, ये x बराबर 1 हो गया। तो जो यहाँ बाई x का काम था वो यहाँ x बराबर 1 लाइन का है। तो जब x 1 से बड़ा होगा, x बराबर 1 पे तो परिभाषित नहीं है, लेकिन जब x 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, और x के बड़े मानों के लिए मान छोटा होगा, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा आपका, और इस साइड में इस तरह से आ जाएगा। तो ये y बराबर 1/x-1 का ग्राफ है, जो x बराबर 1 पर परिभाषित नहीं है। प्रांत परसर आपने उस समय कर लिए थे, तो इसका प्रांत क्या आएगा, इसका प्रांत आपको पहले से पता है, फिर लिख देता हूँ। प्रांत था r-1, यहाँ प्रांत क्या था, r-0, और परसर कभी भी ये 0 नहीं हो रहा था, परसर r0 था। y बराबर 1/x है तो x बराबर 1/y आ गया था, तो y का मान कभी 0 नहीं होगा। यहाँ x - 1 बराबर 1/y आएगा, 1/y यानी कि y कैन नॉट बी 0, तो परसर r0 आएगा। तो ये y बराबर 1/x - 1 का ग्राफ था। तो ये एक रिलेशन के क्वेश्चन पूछे थे, रिलेशन में सीट्स में से पूछे हैं 53, 54 नंबर, तो सीट अभी मैं लेता हूँ। एक ये समुच्चय सिद्धांत में से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो आपने पूछा था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेट में दे रखा है क्वेश्चन, यदि u बराबर u यूनिवर्सल सेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a बराबर लिखा है 1, 3, 4, 7, 8, b बराबर लिखा है 0, 1, 2, 6, ये हो
तब आपने क्या क्या पूछा है, तब आपने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी होल बार, सेकंड ए यूनियन बी होल बार, और थर्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ये आपने पूछे। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, जीरो लेवल के क्वेश्चन है। जिन लोगों ने पूछा है, जिसने भी पूछा है, वो आप जो सेट थ्योरी की मेरी जो क्लास थी पहली दूसरी, उसको आप देखेंगे और उसमें सारे एग्जाम्पल सहित बताए हुए थे। अब आपने पूछ लिया है तो एक बार दोबारा से करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। तो ए और बी में क्या क्या कॉमन है देखें। 1 कॉमन है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। यहाँ देखें 1 2 6 0 2 6 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है आपका 1। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बार, बार यानी कि पूरक समुच्चय। और किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से उस समुच्चय को हटा देते हैं, घटा देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बार क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट तो ये रहा, इसमें से एक एलिमेंट ये हटा दिया 1, तो क्या बन गया ये 0 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। फिर दूसरे नंबर पर देखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, ए के सारे अवयव प्लस बी के वो अवयव जो ए में नहीं आए थे। तो पहले ए के सारे एलिमेंट ले लिए आपने, 1 3 4 7 8। अब बी के एलिमेंट 0 0 नहीं आया तो 0 लगा दिया है इसमें, 1 पहले से आ गया, 2 नहीं आया 2 भी लिख दिया, 6 नहीं आया 6 भी लिख दिया। तो देयरफॉर इसका कंप्लीमेंट पूरक समुच्चय ए यूनियन बी बार, ए यूनियन बी बार इसका पूरक समुच्चय कैसे लेंगे, यूनिवर्सल समुच्चय में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल में पहला एलिमेंट लेते हैं 0 0 इसमें है, मतलब ए यूनियन बी वाले एलिमेंट हटाते जाएंगे आप। फिर 1 1 भी है आपका, 2 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है। फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है। तो ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी बार, ये आ गया। फिर थर्ड पूछा है आपने सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे परिभाषित किया गया है, अगर अपन डायग्राम बनाएं एक, तो डायग्राम में क्या था, जैसे ये सेट ए दे रखा है, ये सेट बी दे रखा है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये तो आपका a माइनस बी था और ये b माइनस ए था, इन दोनों को यूनियन कर देते हैं तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। जो इनके अलग अलग डिफरेंस हैं उन दोनों का यूनियन ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। और ये a यूनियन b में से a इंटरसेक्शन b को हटा देते हैं, उससे भी आता है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। अब यहाँ आपने कैलकुलेट किया हुआ है तो इसी से कर लेते हैं। ए यूनियन बी ये रहा आपके पास और ए इंटरसेक्शन बी, 1 को हटा देते हैं, 1 हटा देते हैं तो आ गया 3 4 7 8 0 2 6। ये भी आंसर सही है और आप सीरियल से लिखना चाहें तो सीरियल से लिख सकते हैं। पहले आ गया 0, फिर 2 3 4 6 7 8। तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो बेहद आसान क्वेश्चन था, सिंपल डेफिनेशन। जिन लोगों ने वो पूछा है या तो उन्होंने बिना पढ़े पूछ लिया है या रिवाइज नहीं किया है। तो ए बी और यूनिवर्सल सेट दे रखा था, आप इसको इंटरसेक्शन और यूनियन निकाल के पूरक समुच्चय। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल हो और आपको लगता है आसान है या नहीं हो रहे हैं, तो आप पहले ये डेफिनेशन देखें। ए इंटरसेक्शन भी या ये हो सकता है जहाँ आपको आता है, आपने किया है, वहाँ बुक में आंसर मिस्टेक हो सकती है, तो अपने दूसरे साथी से डिस्कस कर लें। बिल्कुल ए इंटरसेक्शन भी, ए यूनियन भी बेहद आसान। फिर उनका पूरक निकालना परिभाषा है तो आप कर सकते हैं। तो हाँ, अब वो रिलेशन वाले क्वेश्चन, रिलेशन वाले में आपने दे रखा है मुझे 53 और 54। तो मैं रिलेशन वाली ये शीट ले लेता हूँ। क्वेश्चन लिख के भी भेजे थे लेकिन वहाँ 53 54 फ़ोटो खींच के भेजा है शायद।
हाँ 53 में पढ़ रहा हूँ। समुच्चय 2, 3, 4 पर दिया गया संबंध। सेट रिलेशन फंक्शन वाली सीट सबको दे रखी है। जिन लोगों के पास नहीं थी वो PDF सेंड की हुई और नहीं हो तो आप एक दूसरे से ले सकते हैं या मुझे मैसेज कर देंगे। हाँ 53 ये कह रहा है समुच्चय 2, 3, 4 पर संबंध R दे रखा है आपको। 2, 3, 3, 4। हाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। समुच्चय 2, 3, 4 पर दिया गया संबंध R 2, 3, 3, 4 है। उन न्यूनतम क्रमित युग्मों की संख्या जिनको R में जोड़ने पर R सुतुल्य और सममित होगा। सुतुल्य क्या होता है? सुतुल्य समुच्चय होता है जब प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित होता है। जिस समुच्चय पर परिभाषित है उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित होना चाहिए। और सममित क्या होता है? सममित वो है जब AB हो तो BA भी होना चाहिए, R बराबर R इनवर्स होना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है रिलेशन, वो रिलेशन वाले वीडियो उनको देखें, उनमें सारी परिभाषाएँ दे रखी हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। सीट की प्रॉब्लम नहीं डिस्कस हुई थी तो सीट की प्रॉब्लम अभी ये फंक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ क्लासें और लगेंगी, बड़ा टॉपिक है तो फिर सीट की जो भी प्रॉब्लम आप बताएंगे सारी लेंगे उसमें। हाँ अब इसमें आप ऐड करते हैं जो दे रखा है, पहले तो वो लिख देता हूँ 2, 3, 3, 4। अब इसमें आप एक एक एलिमेंट ऐड कीजिए, इस तरह से ऐड कीजिए। पहले तो रिफ्लेक्सिव बना देते हैं, सुतुल्य बना देते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या है? जिस समुच्चय पर संबंध परिभाषित है और समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो समुच्चय कौन सा है? 2, 3, 4। तो इसमें 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 4, 4 होना चाहिए। तो ये तीनों ऑर्डर पेयर के देने के साथ ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सुतुल्य हो गया। फिर वो कह रहा है सममित भी होना चाहिए। तो सममित के लिए क्या है? R बराबर R इनवर्स होना चाहिए, या इसमें A, B दे रखा है तो B, AB आना चाहिए। तो सममित बनाने के लिए फिर और ऐड कर देते हैं आप इसे। अब 2, 3 है तो 2, 3 के साथ 3, 2 होना चाहिए। 3, 4 दे रखा है तो 4, 3 होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं पूरा रिलेशन R बराबर R इनवर्स भी हो गया और हर एलिमेंट जिस समुच्चय पर परिभाषित है 2, 3, 4 पर उसका प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित हो गया, यानी कि सुतुल्य भी हो गया और सममित भी हो गया। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है आपका। हाँ क्वेश्चन नंबर 54। उन अवयवों की न्यूनतम संख्या जिनको संबंध इसमें जोड़ने पर समुच्चय 1, 2, 3 में परिभाषित यह तुल्यता संबंध हो जाए। अब फिर लिख देता हूँ, वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले था। समुच्चय 1, 2, 3 पर परिभाषित संबंध ये आपको दे रखा है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। वन, 2, 3 ये दे रखा है। अब इसका आंसर लिखते हैं। 1, 2, 2, 3। 1, 2, 2, 3। अब कह रहा है इसमें कितने ऑर्डर पेयर जोड़ें जिससे कि ये तुल्यता संबंध हो जाए। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। इक्विवेलेंस रिलेशन कब हो जाता है? जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो, यानी सुतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होना चाहिए। तो सुतुल्य के लिए अब इसमें जोड़ते हैं। सुतुल्य के लिए अभी डिस्कस किया, प्रत्येक अवयव का क्रमित युग्म अपने साथ होना चाहिए। तो यहाँ 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये ऐड कर दिया आपने। उसके बाद फिर सममित के लिए क्या होना चाहिए? अगर AB है तो BA होना चाहिए। 1, 2 दे रखा है तो 2, 1 भी होना चाहिए। 2, 3 दे रखा है तो 3, 2 होना चाहिए। अब देखें, पहले सुतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब संक्रामक देखते हैं। 1, 2 है, 2, 3 है तो 1, 3 होना चाहिए। तो 1, 3 और जोड़ते हैं। फिर इसमें 1, 3 जोड़ दिया, लेकिन जैसे ही 1, 3 जोड़ा तो ये सिमेट्रिक तो नहीं रहा। फिर
सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए बी है तो बी होना चाहिए। तो 1,3 जोड़ा है तो 3,1 भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। अब देखते हैं, ये सुतुल्य पहले से है, सम्मित भी हो गया। संक्रामक के लिए 1 2 2 3 है, 1 3 होना चाहिए, 1 3 आपने ऐड कर दिया। 1 2 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 पहले से है। फिर 1 2 और कोई नहीं हो रहा। अपन ने बताया था संक्रामक कैसे देखते हैं, अपन देखते हैं कौन सी डिमांड क्रिएट हो रही है। एक रिलेशन ये बताया था, अगर कोई डिमांड क्रिएट हो रही है तो डिमांड पूरी होनी चाहिए, और डिमांड क्रिएट नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। तो डिमांड कैसे क्रिएट होती है, ए बी और बी सी हो तो ए सी होना चाहिए, ए बी हो बी सी ना हो तो डिमांड क्रिएट नहीं होती। तो ए बी और बी सी दोनों होंगे तब ए सी होना चाहिए। तो 1 2 2 3 है, 1 3 होना चाहिए, वो प्रेजेंट है। 1 2 2 1 है, 1 1 होना चाहिए, वो हो गया। फिर 2 3 से देखते हैं, 2 3 3 2, तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 इसमें है। 2 3 3 1 2 1 होना चाहिए, 2 1 इसमें है। फिर आगे से देखते हैं, इनसे तो डिस्टर्ब होता नहीं है। 2 1 1 2 दे रखा है, 2 2 होना चाहिए, 2 2 पहले से है। 2 1 1 3 2 3 होना चाहिए, 2 3 पहले से है। यानी कि सारी डिमांड पूरी हो रही है। यानी कि ये सुतुल्य, जब ये रिलेशन सुतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, यानी तुल्यता संबंध हो गया। तो कितने ऑर्डर पेयर जोड़ने पड़े आपको, 3 और 2 और 2, 7 ऑर्डर पेयर जोड़ने पड़े, तब आपका ये संबंध, ये तुल्यता संबंध हो गया। तो अभी अपन ने आज नया, फिर अगली क्लास में लेते हैं। आज अपन ने फंक्शन में कोई नया नहीं पढ़ा, वही क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज की क्लास आप इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में जो फंक्शन बच गया है वो लेते हैं। जैसा आपको बता दिया सबको, फंक्शन के जैसे ही ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम वाले प्रॉब्लम तो मैं यहाँ करा ही रहा हूँ। बाकी सीट सभी के पास हैं, तो उन सीट्स को आप देखेंगे और क्वेश्चन बार बार, जैसे जो भी क्वेश्चन नहीं आता है थ्योरेटिकल पोर्शन देखें, रिवाइज करें, वीडियो रिपीट कर सकते हैं, और फिर अपने आप करने की कोशिश करें। आप आपस में भी पूछ लें, और जब नहीं होंगे तो फिर आप मुझे पूछेंगे, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। सभी को पुनः नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आपके फंक्शन वाला टॉपिक चल रहा है। फंक्शन में आप पढ़ रहे थे कुछ स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस में आपने मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ लिया था। उन सभी के आपने डोमेन, रेंज, ग्राफ कर लिए थे। कुछ उन पर आधारित एग्जाम्पल भी किए थे, कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चंस किए थे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी आपने शुरू किए थे। ये साइन एक्स और कोस एक्स उसका पढ़ लिया था। अब बचता है टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। इन सब को डिटेल में पढ़ने के लिए, इनके वेरिएशंस, ग्राफ वगैरह सब के लिए आप क्या करेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्री वाली ये वीडियो जो और डाले हुए हैं आपको यूट्यूब पर, तो ट्रिगोनोमेट्री वाली क्लास जो सेकंड लेक्चरर और थर्ड लेक्चरर, वो दोनों आप देखेंगे। उसमें आपके पास क्या है, ये साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वेरिएशंस, ग्राफ और डोमेन, रेंज सभी दे रखा है, तो वो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ फिर भी मैं उनको एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले लेते हैं y बराबर साइन एक्स। इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन आता है r, और परसर रेंज आपका है ये -1 से 1 तक की संख्याओं का समझ। और इसका ग्राफ भी आपने देख लिया था, ये तो आपने डिटेल में पढ़ा था अपने यहाँ। 0 π/2 पाई, 3 π/2 और ये 2 पाई। ये 0 से 2 पाई में y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बन गया था। वेरिएशंस आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक बढ़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से 0 घटता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 घटता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से 0 बढ़ता है। तो जो 0 से 2 पाई में जो चेंजेज हैं, जब आपने लाइन घूम रही थी जनरेटर, तो 0 से 2 पाई में जो परिवर्तन होते हैं वही 2 पाई से 4 पाई में होते हैं। तो इसी तरह से और इसको आगे बना सकते थे। तो ये y बराबर साइन एक्स का प्रांत r, परसर -1 से 1 तक, और ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। और ये सारा अपने डिटेल में ऐसी क्लास में कर लिया था, दोबारा आप वो ट्रिगोनोमेट्री वाली वीडियो से देख सकते हैं। अब लेते हैं अपन y बराबर कोस एक्स। y बराबर कोस एक्स, इसका भी डोमेन क्या था, इसका डोमेन बराबर r,
पर्सर वही साइन की तरह -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, ये पर्सर हो गया। और ग्राफ वही आपने वेरिएशंस देखे थे, फिर उसकी हेल्प से ग्राफ बना लिया था। एक बार दोबारा मैं ट्रेस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से लेके 0, सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से -1, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से 1। ये आपका ओरिजिन, तो ये 0 को डिनोट करता है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और फिर ये 2π। और ये आपने देखा था जो चेंजेस 0 से 2π में होते हैं वही 2π से 4π में होते हैं। तो अगर आगे ग्राफ बनाना होगा तो ऐसे ही कॉपी करते जाएंगे। तो फाइनली y बराबर cos x फंक्शन का डोमेन R हो गया और रेंज -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय हो गया और वेरिएशंस की सहायता से ग्राफ बना लिया, वो ये रहा। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं y बराबर 10x पर या fx बराबर 10x। इसके भी वेरिएशंस वगैरह आपने देखे हुए हैं। जिन लोगों ने नहीं कर रखा है वही ट्रिगोनोमेट्री की जो वीडियो लेक्चरर 2 और लेक्चरर 3 वाले बता रहा हूँ उनसे आप चेक करेंगे। तो यहाँ इसका प्रांत क्या आएगा, डोमेन कैपिटल R। सारे वास्तविक संख्याएं आती हैं, लेकिन 10x को आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो जब जब cos x 0 होगा ये डिफाइन नहीं होगा, तो उसमें से वो वाले एंगल घटाने होंगे जब 10x 0 होता है, वो cos x 0 होता है। cos x कब 0 होता है, ऑड π/2 पर, 2n+1 टाइम्स π/2, n कोई भी आपका इंटीजर है। और रेंज कितना होगा इसका, रेंज पर्सर 10x का मान -∞ से इन्फिनिट के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये रेंज की बात हो गई। ये भी आपने बना लिया था ऐसी क्लास में। इसका ग्राफ देखते हैं आप फिर। हाँ, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इन्फिनिट की ओर इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या लेंगे, 0 से इन्फिनिट की ओर बना देंगे। जैसे ही π/2 को क्रॉस करता है जंप लगा के ये -∞ पे जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में -∞ से पाई तक, -∞ से 0 तक। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर 0 से इन्फिनिट की ओर बढ़ता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप लगा के नीचे आएगा, तो ये -∞ से 0, फिर 0 से इन्फिनिट। इसी तरह से ये चलता रहता है ग्राफ आपका। तो ये आपका y बराबर 10x का ग्राफ रहा। ये 0 पर, ये π/2, ये पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2 और फाइनली 2π। यानी कि जब 10x पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 10x 0 से इन्फिनिट की ओर इंक्रीज होता है। और जिन क्वाड्रेंट में 10x नेगेटिव है वहाँ -∞ से 0 तक बढ़ता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ये भी अपन ने वेरिएशन इसी क्लास में पढ़ लिए थे। आप रिवाइज करना चाहें उसी अपनी फंक्शन वाली क्लास रिवाइज कर सकते हैं, या वो वीडियो 10x ये ट्रिगोनोमेट्री वाले वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, नंबर 2 और नंबर 3। तो फाइनली y बराबर 10x का डोमेन हो गया R माइनस ऑड π/2, विषम π/2। और पर्सर कितना हो गया R, और ग्राफ जो वेरिएशन की सहायता से बनाया है वो आपको दिखाई दे रहा है। फिर अगले पर आते हैं। अब y बराबर 10x, तो y बराबर 10x इसका डोमेन प्रांत क्या होगा, प्रांत में सारे एंगल आते हैं, लेकिन इसमें से वो वाले एंगल घटा देंगे जब sin x 0 होगा, क्योंकि cot x को आप लिख सकते हैं cos अपॉन साइन। साइन जब 0 होगा तब वो ये कॉट ऑफ एंगल डिफाइन नहीं होगा। तो साइन ऑफ एंगल कहाँ 0 होता है, 0 पर, पाई पर, 2π पर, -π, -2π। यानी कि डोमेन में क्या आएगा, R माइनस nπ, n कोई भी इंटीजर है। और रेंज क्या आ जाएगी फिर, रेंज पर्सर, ये सारे रियल नंबर्स आते हैं -∞ से इन्फिनिट की ओर। अब इसके वेरिएशंस की बात करते हैं और वेरिएशंस की सहायता से ग्राफ आ जाएगा। 10x के वेरिएशंस आपने देखे थे, तो जो 10x हमेशा इंक्रीजिंग है, तो cot x उससे
रेसिप्रोकल है तो डिक्रीजिंग होगा। तो इसका कोटेक्स का ग्राफ बनाते हैं। पहली क्वाड्रेंट में 10x 0 से इन्फिनिट की ओर बढ़ता है तो कोटेक्स उसका रेसिप्रोकल है, तो 1/0 से 1/इन्फिनिट की ओर, 1/0 से 1/इन्फिनिट यानी इन्फिनिट से 0 तक घटेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर वो 0 से -इन्फिनिट की ओर घटेगा, और जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में पाई को क्रॉस करेगा ये -इन्फिनिट से जंप लगा के +इन्फिनिट पर आता है। तो फिर इसी तरह से इन्फिनिट से 0 और 0 से -इन्फिनिट। तो जो 10x था उसी की हेल्प से आपने ये ग्राफ बना लिया। तो ये आपका y बराबर 10x का ग्राफ रहा। तो ये y बराबर 10x देख सकते हैं। 0 से पाई में एक ब्रांच कंप्लीट हो रही है, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई। तो पीरियड भी इसका पाई आता है, वो पीरियड की बात थोड़े 1-2 क्लास बाद करेंगे। डोमेन आपका आ गया r-n पाई और रेंज आ गया r, और वेरिएशन की सहायता से ग्राफ बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है y बराबर sec x। तो उसकी डोमेन की बात करते हैं पहले। डोमेन प्रांत sec x को लिख सकते हैं आप 1/cos x। तो जब जब cos ऑफ एंगल 0 होगा तब तक ये डिफाइन नहीं होगा। तो cos ऑफ एंगल कहाँ 0 होता है? विषम π/2 पर। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से ये ऑड π/2 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। n क्या है? n कोई भी इंटीजर है। फिर आती है रेंज की बात। रेंज परसर cos x आपका -1 और 1 के बीच में होता है, और रेसिप्रोकल 1/cos x हो गया, व्युत्क्रम हो गया। तो जब cos x पॉजिटिव होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, तो 1/cos x यानी कि sec x 1 या 1 से बड़ी संख्याएं होती हैं। और जब नेगेटिव होगा, cos x -1 और 0 के बीच में होता है, उसका व्युत्क्रम फिर -1 और उससे छोटी संख्याएं होंगी। तो यही आपकी रेंज आ जाती है, -इन्फिनिट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिट। इसकी हेल्प से ही फिर ग्राफ बना लेते हैं आप। ये x एक्सिस हो गई, ये लाइन y बराबर 1, ये y बराबर -1। ये ओरिजिन π/2 पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2, 3 पाई, 7 π/2, 4 पाई। वैसे आवश्यकता नहीं है, पर यहाँ एक बार मैं cos x का ग्राफ बना देता हूँ। y बराबर cos x, ये y बराबर cos x का ग्राफ है आपका। बहुत हल्की लाइन से बना दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 1 से 0 घटता है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 घटता है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 बढ़ता है। हाँ, कॉस ऑफ एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब सेक ऑफ एक्स 1/1 से 1/0 यानी कि 1 से इन्फिनिट की ओर इंक्रीज होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर ये डिक्रीज हो रहा है, तो कॉस सेक 1/cos x यानी कि सेक एक्स फिर इंक्रीज होगा। जब cos x डिक्रीज होगा तो उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम इंक्रीज होगा, और जब cos x इंक्रीज होगा व्युत्क्रम डिक्रीज होगा। cos x पॉजिटिव होगा तो sec x भी पॉजिटिव होगा, cos x नेगेटिव होगा तब sec x भी नेगेटिव होगा। डिटेल में देखने के लिए सारा आप इसके वेरिएशंस वगैरह लिखें वो ट्रिगोनोमेट्री के साथ, और बाकी आप यहाँ मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ये इंक्रीजिंग हो गया और इस साइड में आपका ये इंक्रीजिंग हो गया, फिर cos x इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग हो गया, फिर ये जंप लगा के ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर इस तरह से। तो आप देख सकते हैं y बराबर sec x, y बराबर sec x का जो ग्राफ है y बराबर 1 और y बराबर -1 के बीच में इसका कोई हिस्सा नहीं है, यानी कि सारा ग्राफ y बराबर 1 या उससे ऊपर या y बराबर -1 उससे नीचे। y बराबर 1 को टच कर रहा है तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 है, और फिर 1 के ऊपर है, 1 के नीचे तो है नहीं। जब पॉजिटिव है तब y बराबर 1 के ऊपर है, और नेगेटिव है तब y बराबर -1 या उससे नीचे। तो यही रेंज लिखिए। रेंज दोबारा लिख देता हूँ, रेंज -इन्फिनिट से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिट, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं r -1 और 1 के बीच की जो संख्याएं
उनको हटा दिया रियल नंबर में से, तो ये रेंज आ गई। तो डोमेन क्या है? डोमेन cos x, वो cos x का रेसिप्रोकल है। sec x का मतलब है 1/cos x। तो जब जब cos x 0 होगा तब ये परिभाषित नहीं होगा। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से वो वाले एंगल हटाने होंगे जब cos x 0 है। और cos x कहाँ 0 होता है? विषम π/2 पर। तो वही आपने डोमेन लिख रखा है r-2n+1 π/2। और रेंज 1 या 1 से ऊपर और -1 या -1 से नीचे। अब आगे आते हैं आप y बराबर cosec x। तो अब cosec x की देखते हैं। सबसे पहले प्रांत की बात करते हैं। प्रांत डोमेन, तो डोमेन में क्या आएगा? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से वो वाले एंगल हटाने होंगे जब sin x 0 होगा। cosec x बराबर होता है 1/sin x। तो जब जब sin x 0 होगा cosec x परिभाषित नहीं होगा। तो sin x कहाँ 0 होता है? n पाई पर। n क्या है? n कोई भी इंटीजर है। फिर आता है रेंज परसर। रेंज sin x -1 और 1 के बीच में होता है, तो उसका रेसिप्रोकल 1 या 1 से बड़ा और -1 या -1 से छोटा। तो जो sec x की रेंज थी वही रेंज आ गई इसकी। फिर ग्राफ की बात करते हैं। ये y बराबर 1, y बराबर -1 और ये x एक्सिस ड्रॉ कर ली पहले आपने। पहले हेल्प के लिए अपन y बराबर sin x का ग्राफ बना सकते हैं, और वेरिएशन याद है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप। हाँ, पहले मैं आपको y बराबर sin x का ग्राफ बना देता हूँ, वही लाइट कलर में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x 0 से 1 तक इंक्रीज होता है, फिर 1 से 0 तक डिक्रीज होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से 0। ये y बराबर sin x का ग्राफ हुआ आपका। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π। हाँ, sin x के वेरिएशन 0 से 2π में बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा हुआ है, ग्राफ बनाए हुए हैं। पहले 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0। अगर sin x इंक्रीज हो रहा है तो sin x का रेसिप्रोकल cosec x डिक्रीज होगा, और sin x अगर डिक्रीज हो रहा है तो cosec x इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख सकते हैं आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x 0 से 1 तक इंक्रीज हो रहा है, तो ये 1/0 से 1/1 तक डिक्रीज होगा, यानी इनफाइनाइट से 1 की ओर डिक्रीज होगा, 1 तक डिक्रीज हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x, वो sin x पॉजिटिव है और 1 से 0 की ओर डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 की ओर कम हो रहा है। तो cosec x व्युत्क्रम है इसका, पॉजिटिव रहेगा और 1 से इनफाइनाइट की ओर इंक्रीज होगा। और जैसे ही पाई से आप क्रॉस करेंगे साइन ऑफ एंगल नेगेटिव हो जाएगा, तो cosec भी नेगेटिव होगा, और ये इनफाइनाइट से जंप लगा के -इनफाइनाइट पर आ जाएगा। जैसा 0 से 2π में बना, बिल्कुल उसी तरह से 2π से 4π में कर देंगे, क्योंकि 0 से 2π में जो sin x है, एक साइकिल में एक चक्कर लगाने में जो परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन दूसरे चक्कर में होते हैं। तो 0 से 2π में जो ग्राफ बना है वही 2π से 4π में बनेगा। तो इसी की अपन कॉपी कर देते हैं फिर। तो ये आपके y बराबर cosec x का ग्राफ हो गया। रेंज दोबारा देखते हैं। रेंज पूरा ग्राफ कहाँ है? y बराबर 1 को टच कर रहा है, और y बराबर 1 के ऊपर या y बराबर -1 और उससे नीचे। तो जैसे पहले लिखा था, इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ एक बार। -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। और ये कितना होगा? इस तरह से भी लिख सकते हैं, r -1 और 1 के बीच की संख्याओं का समुच्चय वो घटा दिया आपने। तो ये आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो आपने पहले पढ़ लिए थे, उनको मैंने दोबारा रिवाइज किया है। रिवाइज करने का पर्पज़ एक ही है कि जिन लोगों को याद नहीं है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, तो वो दोबारा से देख लें और फिर रिवाइज करें। ट्रिगोनोमेट्री वाली जो लेक्चरर्स हैं, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, उनको आप वहाँ से ट्रिगोनोमेट्री वाली वीडियो से रिवाइज करेंगे। फिर आगे चलते हैं। अब आता है आपके पास इक्वल फंक्शंस, समान फलन। समान फलन या बराबर फलन, इक्वल फंक्शन। दो फलन f और g बराबर फलन कहलाते हैं यदि दोनों के प्रांत बराबर हों, दोनों के सहप्रांत बराबर हों, और f(x) g(x) प्रत्येक मान पर बराबर मान देते हों। दोबारा से, दो फलन, टू फंक्शंस, दो फलन f फ्रॉम a to b और g फ्रॉम c to d बराबर फलन या समान फलन कहलाते हैं
यदि नंबर 1 f का प्रांत डोमेन ऑफ f बराबर g का प्रांत, सेकंड f का सह प्रांत बराबर g का सह प्रांत, और थर्ड fx इक्वल टू gx for all x belongs to प्रांत. Again, two functions f and g are said to be equal function if domain of f equal to domain of g, codomain of f equal to codomain of g, and fx equal to gx for all x belongs to domain. अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ डोमेन क्या है, f का डोमेन क्या है, f का डोमेन दिख रहा है a, तो a बराबर a, और g का डोमेन क्या दिख रहा है c, तो a और c बराबर होना चाहिए. सेकंड लिखा है f का सह प्रांत बराबर g का सह प्रांत, f का सह प्रांत क्या है b और g का सह प्रांत क्या है d, ये दोनों बराबर होने चाहिए. और fx और gx परिभाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन हर एलिमेंट की f इमेज और g इमेज बराबर होनी चाहिए. एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन. सपोज a इक्वल टू 0,2, b इक्वल टू 0,4, और फलन AF A से B में है, जहाँ fx बराबर क्या है 2x, एवं g ये भी आपका A से B में है, और यहाँ gx बराबर क्या है x स्क्वायर है. दो फंक्शन दे रखे हैं fx और gx, दोनों A से B में परिभाषित हैं, तो f का डोमेन और g का डोमेन बराबर हो गया, f का कोडोमेन और g का कोडोमेन बराबर हो गया. परिभाषाएं दोनों की अलग अलग हैं. f के द्वारा x का प्रतिबिंब 2x पर जा रहा है और g के द्वारा x का प्रतिबिंब x स्क्वायर पर जा रहा है. तो अब आपको ये देखना है कि फंक्शन इनको क्रमित युग्मों के रूप में लिखते हैं. यहाँ f बराबर fx बराबर 2x है. x की वैल्यू कहाँ से लेंगे, f के प्रांत से. f का प्रांत कौन सा है a, इसमें कौन से एलिमेंट है 0,2, तो पहले 0 की इमेज लेते हैं. f0 लिखेंगे तो 2 इंटू 0 0, यानी कि 0 का प्रतिबिंब 0 आ गया. फिर 2, दूसरा एलिमेंट है 2 की f इमेज देखते हैं. f2 लिखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2, यानी 2 का प्रतिबिंब 4 पर आएगा. ये हो गया. और g निकाल के देखते हैं. gx बराबर क्या दे रखा है x स्क्वायर. g के द्वारा किसी अवयव x का प्रतिबिंब कहाँ जाता है, उसके वर्ग पर, स्क्वायर पर. तो g कहाँ से होगा, a से b में. a में एलिमेंट कौन से हैं 0,2, तो 0 का प्रतिबिंब देखते हैं पहले. 0 का स्क्वायर 0, तो 0 का प्रतिबिंब 0 आ गया. देन 2, अब 2 की इमेज देखते हैं. g2 2 स्क्वायर 4 होता है, तो 2,4 हो गया. तो आप देख सकते हैं f के द्वारा जो प्रतिबिंब जा रहे हैं वही g के द्वारा है. f में भी 0 0 और 2 4 है, और g में भी 0 0 2 4 है. तो यहाँ बिल्कुल दोनों कैसे फंक्शन हो गए, बराबर फंक्शन हो गए स्पष्टतया. यहाँ f बराबर g है. तो अगेन टू फंक्शंस f एंड g आर सेड टू बी इक्वल if domain of f equal to domain of g, codomain of f equal to codomain of g, and fx equal to gx for all x belongs to common domain. तो ये आपके एक एग्जाम्पल रहा. एक एग्जाम वाला क्वेश्चन लेते हैं. फिर ये एग्जाम वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये देखते हैं. यहाँ लिखा है आपको, यदि फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 व gx बराबर 1 माइनस 3x समान फलन हो, तो f व g का प्रांत है. If the function fx equal to 2x square minus 1 and gx equal to 1 minus 3x are equal functions, then domain of f and g, इनका डोमेन पूछा है, तो सीधे लिख देते हैं. Since f equal to g, यानी fx equal to gx, तो fx equal to gx, fx क्या दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 1, gx दे रखा है 1 माइनस 3x.
सारी वैल्यूज को एक साइड ले आए, प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके आपने फैक्टर्स कर दिए, ये हो गया 2x माइनस 1 x प्लस 2 बराबर 0। देखें फैक्टर्स, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 4x माइनस x प्लस 3x एंड माइनस 2। तो क्या क्या वैल्यूज आ गई आपके, x इक्वल टू आ गया -2 एंड 1/2। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f एंड g f और g का प्रांत समान क्यों होगा, क्योंकि इक्वल फंक्शन दे रखें। तो कितना आ गया ये, -2, 1/2। दो एलिमेंट आ गए कॉमन डोमेन में। देखें कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखते हैं आप। पहले ऑप्शन में तो 5 है, सेकंड ऑप्शन -1/2, थर्ड ऑप्शन 2 एंड -1/2। लेकिन आपने कैलकुलेट किया है वो -2 और 2, तो कोई भी सही नहीं है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये इक्वल फंक्शन की परिभाषा रही। एक एग्जाम्पल आपने किया, एक ये एग्जाम वाला क्वेश्चन किया, RPSC ACF 2012 वाला क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं संयुक्त फलन। माना f और g दो फलन है, f a से b में परिभाषित है और g b से c में परिभाषित है। तब इनका संयुक्त फलन g ऑपरेशन f a से c में परिभाषित होगा। यही लिख लेते हैं। माना f a से b में और g b से c में परिभाषित दो फलन हैं। Suppose f is a function from a to b and g is a function from b to c, then their composite function g operation f is defined from a to c as follows. तब इनका संयुक्त फलन g ऑपरेशन f a से c में निम्न प्रकार परिभाषित होगा। निम्न प्रकार परिभाषित होगा। कैसे, g ऑपरेशन f ऑफ x होगा g ऑफ f(x). दोबारा से, माना f a से b में और g b से c में दो फलन है। तब इनका कंपोजिट फंक्शन, इनका संयुक्त फलन g ऑपरेशन f a से c में परिभाषित होगा। और किस तरह परिभाषित होगा, g ऑपरेशन f ऑफ x बराबर g ऑफ f(x). f(x) क्या है, f इमेज ऑफ x, देन g ऑफ f(x) मीन्स g इमेज ऑफ f(x), यानी g इमेज ऑफ f इमेज ऑफ x। इसको आप लिख भी सकते हैं f(x) का g प्रतिबिंब, या कह सकते हैं आप x के f प्रतिबिंब का g प्रतिबिंब, g इमेज ऑफ f इमेज ऑफ x। पहले आपने x का f इमेज निकाला, फिर f इमेज की g इमेज निकाला। और g ऑफ f(x) कब कैलकुलेट कर सकते हैं आप, जब f(x) g के प्रांत में हो। तो यहाँ देखें f a से b में है और g b से c में है, तो वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। आपने एज्यूम ही ऐसा किया है, f a से b में एज्यूम किया, यानी कि f के द्वारा a के अवयवों का प्रतिबिंब b में जाएगा। b में क्या हो गए, f(x) टाइप के एलिमेंट हो गए। फिर g के द्वारा b के अवयवों का प्रतिबिंब c में जाएगा। तो सभी f(x) का होंगे g के प्रांत में होंगे, इसलिए आ जाएगा। हाँ, अगर आपसे f ऑपरेशन g की बात की जाती, यहाँ आपसे कहते हैं कि f ऑपरेशन g निकालें, तो यहाँ f ऑपरेशन g परिभाषित नहीं होगा। यहाँ f ऑपरेशन g परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि g का सहप्रांत यानी कि g का कोडोमेन f के प्रांत, f के डोमेन का उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। दोबारा से देखें, f a से b में फंक्शन है और g b से c में फंक्शन है। तो आपने g ऑपरेशन f कैलकुलेट किया है। g ऑपरेशन f ऑफ x होता है
जी इमेज ऑफ एक्स इमेज ऑफ एफ। अगेन जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स, एक्स के एफ इमेज का जी इमेज। अगर आप यहाँ एफ ऑपरेशन जी निकालना चाहेंगे, एफ ऑपरेशन जी निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स तो आएगा एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स कहाँ होगा, जी बी से सी में परिभाषित है तो जी एक्स सी में होगा। अब ये आवश्यक नहीं है कि सी के सारे एलिमेंट ए में हों, ये आपने वहाँ लिखा है। वहाँ क्या लिखा है आपने कि एफ ऑपरेशन जी परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि जी का सहप्रांत, जी का कोडोमेन एफ के प्रांत का उपसमुच्चय नहीं है। या तो बराबर हो जाता या उपसमुच्चय हो जाता, तब ये परिभाषित होता, तो यहाँ परिभाषित नहीं है। तो फाइनली if f is a function from a to b and g is a function from b to c, then their composite function g operation f is defined from a to c as follows। कैसे, g operation f of x equal to g of fx, g of fx means g image of f image of x, x के f प्रतिबिंब का g प्रतिबिंब। तो ये अपन थोड़ा फिगर भी बना के देखते हैं इसको अगर आप फिगर के रूप में लिख दें तो देखें इस तरह से बना सकते हैं आप। ये बना दिया आपने ए, यहाँ ले लिया आपने बी और ये ले लिया आपने सी। एक्स का एफ प्रतिबिंब एफ एक्स पर गया, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ ए से बी में फंक्शन है, तो एफ के द्वारा कैपिटल ए का एलिमेंट एक्स का एफ इमेज कहाँ होगा, बी में होगा। अब जी बी से सी में है तो जी के द्वारा एफ एक्स का प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स पर आ जाएगा। तो जो बाया बी ए से सी में आ रहे थे उसकी बजाय एक सीधा एक फंक्शन डिफाइन कर दिया आपने, और वो कैसे डिफाइन कर दिया, यहाँ से जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑपरेशन एफ फंक्शन डिफाइन कर दिया, और जी ऑपरेशन एफ के द्वारा एक्स का इमेज जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, जी ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया। इस पर एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। माना कैपिटल ए इक्वल टू 0,1,2, कैपिटल बी इक्वल टू 1,2,3 और कैपिटल सी इक्वल टू 1,4,6,9 ये हैं। यहाँ फंक्शन एफ दे दिया आपको, फलन एफ ये ए से बी में परिभाषित कर दिया, कैसे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, और एक इस तरह डिफाइन कर दिया जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इस तरह डिफाइन कर दिया। अब अपन जी ऑपरेशन एफ देखते हैं। अब जी ऑपरेशन एफ कहाँ से होगा, ए से सी में होगा। अब इसका नियम बनाते हैं। जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स वो कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, एक्स का एफ प्रतिबिंब एफ एक्स कितना हो गया, एक्स प्लस 1 हो गया, तो ये आ गया आपके पास जी ऑफ एक्स प्लस 1। जी ऑफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ वाई निकालेंगे तो वाई स्क्वायर, जी ऑफ टी निकालेंगे देन टी स्क्वायर, और जी ऑफ समथिंग स्क्वायर ऑफ दैट थिंग। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये रूल बन गया। अब इसको अपन सत्यापन करते हैं। पहले तो वैल्यू निकालते हैं। एफ ए से बी में दे रखा है, जी बी से सी में दे रखा है, जी ऑपरेशन एफ आपने ए से सी में डिफाइन कर दिया, और जी ऑपरेशन एफ का ये नियम बन गया। अब इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ क्या था आपके पास, यहाँ आपके पास एफ था ए से बी में, और क्या था, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 था। तो देयरफॉर एफ को अगर क्रमित युग्मों के रूप में लिखते हैं तो देख सकते हैं आप, 0 का प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, 1 पर। कैसे निकाल रहे हैं आप, x की जगह 0 रख दिया, f0 बराबर 1 आ गया, 1 रखते हैं, f1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 रखते हैं, f2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ये f आ गया। अब यहाँ देखते हैं अपने पास क्या है, और जी आपके पास था b से c में 1 2 3 2 सी क्या था 1 4 6 9,
और यहाँ जी एक्स कितना था आपके पास, एक्स स्क्वायर। तो इसकी सहायता से आप जी को भी लिख लेते हैं क्रमिक युग्मों के रूप में। ये आ गया 0, तो 0 नहीं, 0 तो है ही नहीं। ये आपका जी का जो प्रांत है, जी के प्रांत में एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 3 की इमेज ऐसे लेते हैं। 1 1 का स्क्वायर 1, 2 2 का स्क्वायर 4, 3 3 का स्क्वायर 9। ये जी आ गया। तो एफ और जी आपने लिख लिए, नहीं लिखते तब भी चल जाता। अब आप इससे चेक करते हैं अपना जी ऑपरेशन एफ। अब जी ऑपरेशन एफ कहाँ था आपका, ए टू सी 1 4 6 9, और जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स अभी आपने निकाला था, वो आया था x + 1 होल स्क्वायर। तो देयरफॉर जी ऑपरेशन एफ, अब इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख लेते हैं, क्रमिक युग्मों के रूप में लिखते हैं। तो क्रमिक युग्मों के रूप में ए से सी में चल रहा है, तो ए के एलिमेंट कौन से हैं, 0 1 2। यहाँ x = 0 लिखेंगे। जी ऑपरेशन एफ ऑफ 0, तो 0 का प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है, देखें 0 + 1 1 होल स्क्वायर 1 आ गया। फिर 1 की इमेज देखिए आपने, जी ऑपरेशन एफ ऑफ 1, ये 1 + 1 2 होल स्क्वायर 4 आ गया। फिर 2 का प्रतिबिंब देखा, 2 + 1 3 होल स्क्वायर 9, यानी 2 का प्रतिबिंब 9 आ गया। तो ये आया। अब इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये सही बना है क्या नियम। इसका सत्यापन करते हैं। सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। तो सत्यापन देखते हैं। जी ऑपरेशन एफ ऑफ पहला एलिमेंट कौन सा था, 0। जी ऑपरेशन एफ कहाँ से शुरू हुआ है, ए से शुरू हुआ है। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 0 1 2। तो आप देखते हैं 0 का प्रतिबिंब निकालते हैं, वो आएगा जी ऑपरेशन एफ ऑफ 0। जी ऑपरेशन एफ ऑफ 0। अब F0 कितना है, F0 यहाँ से देख सकते हैं या रूल से देख सकते हैं। fx = x + 1 है, तो जी F0 1 आ गया। फिर G1 देखा, वो भी 1 आ गया। तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ 0 = 1। ये आप चेक कर सकते हैं, जो अपने ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा है जी ऑपरेशन एफ, वहाँ से सही आ रहा है। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं आप, जी ऑपरेशन एफ ऑफ 1, ये हो जाएगा जी ऑफ F1। F1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और जी ऑफ 2 कितना हो गया, जी ऑफ 2 2 स्क्वायर 4 आ गया। तो देयरफॉर जी ऑपरेशन एफ ऑफ 1, ये 4 आ गया। दूसरा एलिमेंट है, ये भी सही आ रहा है। और तीसरा देखते हैं, और जी ऑपरेशन एफ ऑफ 2, ये हो जाएगा जी ऑफ F2। F2 कितना आ गया, 3 आ गया। जी ऑफ 3 कितना हो गया, G3 3 स्क्वायर। तो देयरफॉर जी ऑपरेशन एफ ऑफ 2 = 9 आ गया। यानी कि पहले आपने जी ऑपरेशन एफ के लिए एक नियम बना लिया, और कितना आया वो, जी ऑपरेशन एफ ऑफ x = x + 1 होल स्क्वायर आया। x + 1 होल स्क्वायर जो नियम बन गया, उसकी सहायता से जी के जो प्रांत के अवयव थे, जी ऑपरेशन एफ में जो प्रांत के अवयव थे 0 1 2, उनका प्रतिबिंब निकाला आपने। 0 1 1 4 2 9 आया। यही आपने परिभाषा से वेरीफाई किया। क्या आ रहा है यहाँ, जी ऑपरेशन एफ ऑफ 0 1 आ गया, जी ऑपरेशन एफ ऑफ 1 4 आ गया, जी ऑपरेशन एफ ऑफ 2 9 आ गया। यानी कि जो नियम आपने बनाया है वो सत्यापित हो गया, सही है। अब अपन वो चेक करते हैं कि एफ ऑपरेशन जी नहीं निकलेगा, उसकी बात करते हैं। अब एफ ऑपरेशन जी कहाँ से शुरू होगा, जी के डोमेन से। जी का डोमेन कौन सा था, 1 2 3 बी। तो पहले 1 के एलिमेंट की इमेज लेते हैं। एफ ऑफ G1, G1 कितना हो गया, G1 हो गया 1 स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1। और एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 1 + 1 2 आ गया। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं आप, एफ ऑपरेशन जी ऑफ 2। जी के डोमेन में दूसरा एलिमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है, 2 दे रखा है। तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ 2, यानी एफ ऑफ G2। G2 कितना हो गया, G2 हो गया आपका 2 स्क्वायर यानी कि 4। अब F4, Fx का रूल दे रखा है आपको, Fx = x + 1। तो F4 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वहाँ रख देंगे x = 4 तो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये आप निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते,
एफ के द्वारा उन्हीं अवयवों का प्रतिबिंब निकाल सकते हैं जो एफ के प्रांत में हो। एफ का प्रांत कौन सा है? ए, 0, 1, 2 3 एलिमेंट हैं। तो एफ के द्वारा या तो 0 का प्रतिबिंब निकाल सकते हैं आप, या 1 का, या 2 का। लेकिन यहाँ क्या है? F4 दे रखा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि विद्यमान नहीं है। क्यों विद्यमान नहीं है? क्योंकि 4 नॉट बिलोंग्स टू ए। ए यानी कि डोमेन ऑफ एफ, एफ का प्रांत। एफ के द्वारा उन्हीं अवयवों का प्रतिबिंब निकाल सकते हैं जो एफ के प्रांत में हो। तो जो पहले लिखा था वो आपको वेरीफाई हो गया कि एफ ऑपरेशन जी डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि जी के द्वारा जिन अवयवों का प्रतिबिंब आएगा वो सभी अवयव एफ के प्रांत में होने चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें जी ऑपरेशन एफ जो आपने निकाला था उसमें प्रॉब्लम नहीं आई थी। क्यों प्रॉब्लम नहीं आई थी? आपने माना ही ऐसा था कि एफ ए से बी और जी बी से सी, तो ए टू बी, बी से सी, यानी कि जो एफ का सह प्रांत है वो जी के प्रांत के बराबर आया था। तो अब अगर एफ ऑपरेशन जी कब परिभाषित होगा? जब जी का सह प्रांत एफ के प्रांत के बराबर होगा, या जी के सह प्रांत एफ के प्रांत का उपसमुच्चय होगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी एक एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 व जी आर से आर में जी एक्स बराबर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो, या एक्स 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि एक्स बराबर 1 होगा तो ये परिभाषित ही नहीं होगा। तब आपसे कहा है कि एफ ऑपरेशन जी कैलकुलेट करो। तो एफ ऑपरेशन जी कैलकुलेट करने के लिए आप वही पहले वाला रूल लेते हैं, एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स क्या आएगा? ये एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा। और एफ ऑफ जी एक्स कितना आएगा? एफ ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये आ गया। एफ एक्स क्या दे रखा है? एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो पहले और सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये आ गया। और एफ ऑफ समथिंग स्क्वायर ऑफ दैट थिंग प्लस 2, तो ये यहाँ से लिख दिया फिर आपने एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, यानी ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ गया, 2 इंटू माइनस 2x माइनस 4x आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया? देखें, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ गया। तो एफ और जी दो फंक्शन दे रखे हैं, तो ये एफ आर से आर में और जी भी आर से आर में। एफ एक्स बराबर दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी एक्स दे रखा था 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो उनसे आपने एफ ऑपरेशन जी कैलकुलेट किया। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि यहाँ तो ए बी सी तीनों बराबर दे रखे थे। यहाँ आपसे एफ ऑपरेशन जी पूछा था, जी ऑपरेशन एफ पूछते वो भी निकाल सकते थे आप। अभी एग्जाम्पल देखेंगे और आगे। अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये भी एग्जाम्पल देखें, आरपीएससी एसीएफ में ही आया हुआ है। अभी एसीएफ वालों के मैसेज आ रहे हैं कि साहब एसीएफ वाला सिलेबस शुरू करो। इसके बाद जो लिमिट कंटिन्यूटी जो स्टार्ट होगा वो एसीएफ का ही है। फंक्शन नहीं दे रखा है सिलेबस में। अब पहले का 2012 का सिलेबस पता नहीं है क्या था, लेकिन एसीएफ में 2012 में फंक्शन में ये दो क्वेश्चन तो यही दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ आप ये ध्यान रखें एसीएफ वाले के बिना फंक्शन के आगे वाले क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। एक दो क्लास ज़्यादा लग रही हैं तो उनको थोड़ा सा सहन करो। और अभी सरकार अपनी और चीज़ों में उलझी हुई है। एसीएफ के पेपर वैसे डेट दे रखी है, तो उम्मीद है इसी डेट पर हो जानी चाहिए। हाँ, तो अब आप देखें एक और क्वेश्चन जी ऑपरेशन एफ के लिए। यहाँ दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ मैपिंग एफ एंड जी आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, देन फाइंड जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स क्या दे रखा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जी एक्स गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3, नहीं जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7।
तो जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7, जी ऑफ समथिंग स्क्वायर ऑफ दैट थिंग माइनस 7। तो यहाँ समथिंग क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 7। तो ये लिख देते हैं फिर जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर किया, यहाँ से आएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। तो वो आप नोट कर देते हैं एक्स टू दी पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 प्लस 2। तो ये आ गया, ये कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ये आंसर आ गया। हाँ, तो फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ACF वाला एक क्वेश्चन तो ये आ गया, बाकी जो ट्रिगोनोमेट्री चल रही है आपकी ACF वाली चल रही है। सारा वो ट्रिगोनोमेट्री तो उसमें है ही आपका, और जो ACF वाले जो भी अगले टॉपिक आ रहे हैं उनमें फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो फंक्शन आपको ये भी अच्छी तरह से रिवाइज करना है। बाकी उसके बाद जो इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं वो हम लेंगे, और ये कैलकुलस वाला चलता ही रहेगा। अब आता है ये, यहाँ लिखा है रिलेटेड फैक्ट, संबंधित तथ्य। तो जो फंक्शन पढ़ा है आपने, जिस बात कर रहे थे उनको अपन नोट कर लेते हैं। यदि f a से b में और g b से c में दो फलन हो, तब इनका संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन g ऑपरेशन f ए से सी में निम्न प्रकार परिभाषित होता है। निम्न प्रकार परिभाषित होता है कैसे? जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। If f is a function from a to b and g is a function from b to c, then their composite function g operation f is defined from a to c as follows. G operation f of x equal to g of fx. G of fx means g image of f image of x. और यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि fx कहाँ होगा? b में होगा। और g of fx कब कैलकुलेट करेंगे? जब fx g के डोमेन में होगा। तो g का डोमेन आपका b है। तो यहाँ g ऑपरेशन f को परिभाषित होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि g ऑफ fx g के द्वारा fx का प्रतिबिंब कब निकलेगा? जब fx g के प्रांत में होगा। आपने fx को g को एज्यूम ऐसे किया है, आपने f को एज्यूम ऐसे किया है f a to b और g b से c, यानी कि जो f का सह प्रांत है वही g का प्रांत है। हाँ, वो आप यहाँ फिर दोबारा से लिख देता हूँ मैं। यहाँ f ऑपरेशन g परिभाषित नहीं होगा। क्यों परिभाषित नहीं होगा? क्योंकि f ऑपरेशन g के प्रांत से चलेगा, और g के प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? c में, क्योंकि g का सह प्रांत यानी कि कोडोमेन c f के प्रांत यानी कि डोमेन का उपसमुच्चय नहीं है, सबसेट नहीं है। अगर ये सबसेट हो जाता है या बराबर नहीं होता, f का प्रांत क्या है? a का उपसमुच्चय या सबसेट नहीं है। अभी इससे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल देखा था, वहाँ f और g दोनों दे रखे थे, g ऑपरेशन f आपको कैलकुलेट कर लिया था, f ऑपरेशन g नहीं आ रहा था। अब आगे देखते हैं फिर। यदि f a से b में और g b से a में परिभाषित हों, तब अब आपने जो g b से c में परिभाषित कर रखा था वो चेंज कर दिया, g b से a में कर दिया है। तब g ऑपरेशन f कहाँ से परिभाषित होता है? f के डोमेन से। f का डोमेन क्या है? a से a में, f के डोमेन से g के कोडोमेन में जाता है। तो g ऑपरेशन f a से a में, और f ऑपरेशन g ये b से b में परिभाषित होगा। अब g ऑपरेशन f और f ऑपरेशन g दोनों परिभाषित हो गई। f a से b में है, g b से a में है, यानी f का सह प्रांत g के प्रांत के बराबर है, और दूसरा भी सही है, g का सह प्रांत f के प्रांत के बराबर है। तो f ऑपरेशन g ऑफ x निकालें तो g x कहाँ जाएगा? f के प्रांत में आ जाएगा। इसी तरह से g ऑपरेशन f निकालेंगे तो f x कहाँ जाएगा? g के प्रांत में जाएगा, इसलिए दोनों परिभाषित होंगे। इसी प्रकार यदि f a से a में और g
वी ए से ए में परिभाषित हों। अब यहाँ ए बी सी तीनों को ही ए कर दिया, एफ भी ए से ए में, जी भी ए से ए में, तो जी ऑपरेशन एफ भी परिभाषित होगा और एफ ऑपरेशन जी भी परिभाषित होगा। अगेन इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, then G operation F as well as F operation G both are defined on A। तब G operation F A से A में और F operation G V A से A में परिभाषित होंगे। अब दोनों परिभाषित तो होंगे, दोनों बराबर भी होंगे या नहीं होंगे वो चेक करते हैं अपन। अब आगे लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यदि f r से r में एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1 और g r से r में जी एक्स बराबर साइन एक्स द्वारा परिभाषित हो, तब अब देखते हैं एफ आर से आर में दे रखा है, आर क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जी भी आर से आर में दे रखा है, आर क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तब अपन देखना चाहते हैं जी ऑपरेशन एफ, अब दोनों परिभाषित तो दोनों होंगे, जी ऑपरेशन एफ वो भी आर से आर में परिभाषित होगा और एफ ऑपरेशन जी वो भी आर से आर में परिभाषित होगा। तो अपन अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स ये आएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कितना आ गया एक्स क्यू प्लस 1, जी ऑफ समथिंग मीन साइन ऑफ दैट थिंग, तो जी ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 ये कितना आ गया, ये आ गया साइन ऑफ एक्स क्यू प्लस 1। और एफ ऑपरेशन जी देखते हैं, एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स तो ये क्या जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या है साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स होता है एक्स क्यू प्लस 1 तो एफ ऑफ समथिंग क्यूब ऑफ दैट थिंग प्लस 1, तो एफ ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा साइन एक्स होल क्यूब यानी कि साइन क्यूब एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप दोनों कैलकुलेट हो गए, दोनों निकाल लिए आपने, लेकिन बराबर नहीं है। स्पष्टतया जी ऑपरेशन एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी, लेकिन ये हमेशा ही अलग अलग होंगे क्या, यानी कि इन जनरल ये बराबर नहीं होते, किसी स्पेशल केस में बराबर भी हो सकते हैं। तो स्पेशल केस कौन सा होगा उसके लिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, फलन एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स क्यू और फलन जी आर से आर में जी एक्स बराबर एक्स टू दी पावर 4 हो, तब नंबर 1 फिर वही लेते हैं आप, एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, पहले जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स क्या आएगा जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कितना हो गया एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यू, जी ऑफ एक्स क्यू, जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है एक्स टू दी पावर 4, तो जी ऑफ एक्स क्यू कितना हो गया एक्स क्यूब होल पावर 4, तो देयरफॉर जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू एक्स टू दी पावर 12 आ गया। और सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स तो आएगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स टू दी पावर 4 और एफ ऑफ समथिंग क्यूब ऑफ दैट थिंग, तो आ गया एक्स टू दी पावर 4 होल क्यूब, यानी कि ये आ गया आपके पास एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3 एक्स टू दी पावर 12। तो अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यहाँ जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स आ गया।
डोमेन को डोमेन बराबर है ही, तो देयरफॉर जी ऑपरेशन एफ बराबर एफ ऑपरेशन जी। कोई दो फंक्शन बराबर होने के लिए क्या आवश्यक है, उनका प्रांत प्रांत बराबर होना चाहिए, सह प्रांत बराबर होना चाहिए, और दोनों के द्वारा किसी भी एलिमेंट की इमेज बराबर आनी चाहिए। तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स बराबर आ गए हर एक्स के लिए, यानी एक्स की जी ऑपरेशन एफ के द्वारा प्रतिबिंब और एफ ऑपरेशन जी के द्वारा प्रतिबिंब समान आ गया। तो इस प्रकार यहाँ ऐसा एग्जाम्पल रहा कि ये दोनों फंक्शन बराबर हो गए। तो फाइनली ये हुआ कि अगर दो फंक्शन हैं तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन है वो क्रम भिन्न नहीं होता। जी ऑपरेशन एफ एफ ऑपरेशन जी इन जनरल बराबर नहीं होते, किसी स्पेशल केस में बराबर भी हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज की बात आ गई, संयुक्त फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है क्रम भिन्नता। अभी आपने चेक किया ही था, क्रम भिन्नता यानी कम्यूटेटिविटी, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो आप लिख सकते हैं फलनों में संयुक्त फलन की संक्रिया क्रम भिन्न में नहीं होती। फलनों में संयुक्त फलन की संक्रिया क्रम भिन्न में नहीं होती। अगेन, composition of functions is not commutative. In general, g operation f not equal to f operation g. f और g कोई दो फंक्शन हो तो इन जनरल वो कम्यूटेटिव नहीं होते। स्पेशल केस में हो सकता है कोई, लेकिन सही तो हमेशा सही होना चाहिए, हमेशा सही नहीं होता है, इसलिए अपन कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव। फलनों में संयुक्त फलन की संक्रिया क्रम भिन्न में नहीं होती। फिर साचरता की बात करते हैं, एसोसिएटिव साचर होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव, फलनों में संयुक्त फलन की क्रिया साचर होती है, साचर होती है। इसके लिए आप लिख सकते हैं यदि f a से b में, g b से c में और h c से d में कोई तीन फलन हो तब h ऑपरेशन g ऑपरेशन f बराबर h ऑपरेशन g ऑपरेशन f। यानी कि कोई भी तीन फंक्शन है g f f g और h। f a से b में दे रखा है, g b से c में परिभाषित कर रखा है और h c से d में परिभाषित कर रखा है। तब क्या होगा, ये साचर नियम का पालन होगा। यानी h ऑपरेशन g ऑपरेशन f बराबर h ऑपरेशन ब्रैकेट g ऑपरेशन f। यहाँ कोई भी एग्जाम्पल भी आप लिख सकते थे, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक से आप देख सकते हैं। एक बार तो यहाँ ये देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन लिखा है उसके डोमेन और कोडोमेन क्या होंगे, और फिर इसके इसी तरह राइट साइड में देख सकते हैं। चूँकि h ऑपरेशन g देखना कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, g कहाँ से है, b से c में, और h कहाँ है, c से d में। तो ये कैसे होता है, ये एक तो दोनों बराबर होने चाहिए, c और g का सह प्रांत और h का प्रांत बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर देख रखा है। फिर ये कैसे चलता है, g के प्रांत से h के सह प्रांत में चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, b से d में होगा। इसलिए h ऑपरेशन g ऑपरेशन f, अब f को और ऐड कर दिया। f का सह प्रांत देखें, f का सह प्रांत क्या है, f का सह प्रांत b है, और h ऑपरेशन g का प्रांत ये भी b है। तो यानी कि दोनों का ऑपरेशन आपका परिभाषित होगा। कहाँ से जाएगा ये, f के प्रांत से। f का प्रांत कितना है, a, और h ऑपरेशन g के सह प्रांत में जाएगा तो a से d में होगा। और अगर राइट साइड वाला देखते हैं, यहाँ देखें g ऑपरेशन f तो पता है आपको, अभी निकाला था, f a से b में और g b से c में परिभाषित हो, तो g ऑपरेशन f कहाँ परिभाषित होगा, g ऑपरेशन f a से c में होगा। इसलिए h ऑपरेशन g ऑपरेशन f
अब कहाँ चलेगा, जी ऑपरेशन एफ के प्रांत से कहाँ जाएगा, एच के सह प्रांत में डी में परिभाषित होगा। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन लिखे हुए हैं एच ऑपरेशन सी इन ब्रैकेट ऑपरेशन एफ, इसका प्रांत ए और सह प्रांत डी, और उसी तरह राइट साइड में एच ऑपरेशन ब्रैकेट जी ऑपरेशन एफ, उसका प्रांत ए और सह प्रांत डी। तो प्रांत सह प्रांत तो बराबर हो गए। अब इनके द्वारा किसी भी एलिमेंट की इमेज है वो बराबर होती है, किसी भी बुक में दे रखा होता है, पर फिर भी एक मैं लिख देता हूँ यहाँ, उसको आप घर पे सत्यापन कर लेंगे। हाँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ। माना कैपिटल ए 0 1 2, कैपिटल बी 1 2 3, कैपिटल सी 1 4 9 और कैपिटल डी एवं फलन एफ। एफ कैसे परिभाषित कर रखा है, एफ दे रखा है ए से बी में, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1। जी, जी दे रखा है बी से सी में, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। और एच, एच दे रखा है सी से डी में, एच एक्स बराबर दे रखा है आपको, एच एक्स सी से डी में दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1। ये हों तब नियम एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ बराबर एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ का सत्यापन करो। वेरीफाई द रूल दिस। अभी आपने देख लिया था प्रांत से प्रांत तो बराबर हो ही गए थे। अब मैंने बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल लिख दिए। एफ एक्स आपका एक्स प्लस 1, जी एक्स एक्स स्क्वायर और एच एक्स एक्स क्यू प्लस 1। तो इस नियम का आप सत्यापन करेंगे तो ये आप अपने आप कर लेंगे। तो ये यहाँ तक आपके क्या रहा, यहाँ तक ये संयुक्त फलन की बात रही। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी सारा रिवाइज करें, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। अभी एक इन्वर्स फंक्शन बचा है और इन्वर्स फंक्शन, उसके बाद फलनों का क्लासिफिकेशन। बाकी जो मेन फंक्शन थे वो आपने सारे ले लिए। अब जो एक ही याद शतक वाले क्वेश्चन अपन ने स्क्वायर और साइन कॉस के किए थे, अब जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आप सभी को डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ और छोटे छोटे हैं मामूली, वो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में हो जाएंगे। हाँ, अभी सम विषम बचा है, आवर्त बचा है, तो मैं समझता हूँ 2 3 या 4 क्लास में ही हो जाएगा। फिर हम इसके आगे कैलकुलस वाला पोर्शन शुरू करेंगे, जिसकी बहुत डिमांड हो रही है कि ACF वाला करें, तो भी करते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार।